10 साल जब तक यूपीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी दूरदर्शन पर प्रतिबंधित थे। नरेंद्र मोदी को दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाता था। मुख्यमंत्री होने के मुख्यमंत्री बावजूद। होने के बावजूद नहीं दिखाया जाता था। न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि गुजरात तक में। आप सोचिए कि गुजरात में, जहां पर कि गुजरात सरकार का विज्ञापन मिलता था दूरदर्शन को, जो रीजनल सेंटर था, वहां पर नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाया जाता था। लगभग ब्लैकआउट था। थोड़ा बहुत जो सरकारी चीजें होती गुजरात में दिखाई, गुजरात में भी बैन थे। गुजरात में भी बैन थे, मतलब वहां पर भी जो है दूरदर्शन पर, और अगर दिखाया जाता था तो उनके खिलाफ एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा होता था जो चलता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब सरकार, जब यूपीए की सरकार आई, तो हमारे यहाँ पर दूरदर्शन में एक स्पेशल सेल बना था। और उसको मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने अपनी किताब में ये सारा विस्तार से, जो पहली मेरी किताब थी उसमें लिखा था, दूरदर्शन में एक स्पेशल सेल था। उस स्पेशल सेल में मैं खुद देखता था कि तीस्ता सीतलवाड़ आती थी। उस स्पेशल सेल में ये प्लान होता था कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गुजरात के खिलाफ जो है एंटी वो करनी है, कैसे उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा न्यूज बनानी है। तो ये सब कुछ वहां बैठकर तय होता था। तो नरेंद्र मोदी को लगभग प्रतिबंधित कर रखा था। इन सबका आना जाना था। तीस्ता सीतलवाड़ तो मैंने खुद कई बार देखा वहां पर, वो स्पेशल सेल में, वहां पे पूरी प्लानिंग होती थी, तो वो वहां पर आती थी। मतलब वो एक एक्सटेंडेड आर्म थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो एक्सटेंडेड आर्म थी, क्योंकि हम लोग तो उस कमरे में जाते नहीं थे जहां पर ये सारी प्लानिंग होती थी। हम लोग को अलाउड नहीं था। तो वहां पर जो है सरकार के प्रचार का काम होता था, और दूसरा काम वहां पर कैसे मोदी को रोकना। और मुझे लगता है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक थॉट थी। कांग्रेस को ये लग रहा था कि शायद भाई नरेंद्र मोदी उनके लिए खतरा हो सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी को कैसे दिल्ली आने से रोकना, उसकी पूरी प्लानिंग उनकी वहां पर होती थी। तो यहाँ तक कि मैं फील्ड रिपोर्टिंग उस समय काफ़ी करता था, और मैंने गुजरात में भी लगातार चुनाव कवर किए थे। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि, मुझे साल याद नहीं, लेकिन उसके बाद 2 गुजरात के चुनाव ऐसे हुए जहाँ पे मुझे रिपोर्टिंग के लिए भी नहीं भेजा गया। और उसके पीछे सीधा सा उनका पर्पस था कि भाई ये आदमी जाएगा तो क्या रिपोर्ट करेगा। तो वो जिनको भेजते थे अपने प्लानिंग के हिसाब से भेजते थे कि ये रिपोर्ट गुजरात से आनी चाहिए, उस हिसाब से भेजते थे। तो 2014 में क्या हुआ, मुझे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान नरेंद्र मोदी जी से पहले से थी। ऐसे कि जब वो गुजरात में जो एक छोटा सा बीजेपी का दफ्तर था खानपुर में, तो वहां पर मेरा 1-2 बार, 2-4 बार मुलाकात हुई थी। और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तब भी मेरी थोड़ी बहुत मुलाकात थी उनसे। 2-4 बार मैं जब भी गुजरात जाता था उनसे मिलने की कोशिश करता था, मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि मैं रिपोर्ट तो कर नहीं सकता था, उनकी रिपोर्ट करूंगा तो लगेगी कहाँ। तो लेकिन उनका कर्टसी कॉल हमेशा आता था, कि पूछते थे, हमेशा फोन पे पूछते थे कैसे हो अशोक, अगर मुलाकात नहीं भी हो पाती थी। तो 2014 का समय था। उस समय क्या हुआ कि सब मीडिया में नरेंद्र मोदी उस समय, क्योंकि बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट कर दिया था, पूरे मीडिया में छाए हुए थे, सब उनके इंटरव्यू के लिए दौड़ रहे थे। मतलब दुनिया में हर बड़ा पत्रकार उनका इंटरव्यू करना चाहता था। तो मैं जो छोटा सा मेरी टीम थी, मेरी टीम के लोग मेरे से कहने लगे, कह रहा अशोक जी आप क्यों नहीं ट्राई करते मोदी जी का इंटरव्यू, आपकी तो जान पहचान है, आपको शायद इंटरव्यू मिल जाए। तो मैंने कहा यार मेरी जान पहचान है, लेकिन दूरदर्शन पे इंटरव्यू चलेगा कहाँ, मैं इंटरव्यू उनका मांगूंगा, चलाऊंगा कहाँ। तो फिर मुझे किसी ने एक दिन बताया कि सर वो फलाना 2 हमारे यहाँ से रिपोर्टर और एंकर हैं, वो उनका ट्राई कर रहे हैं इंटरव्यू। तो मुझे हैरानी हुई, मुझे पता चला उन्होंने कोई चिट्ठी भी भेज दी है मोदी जी के यहाँ। तो मुझे हैरानी, मैंने कहा अच्छा इंटरव्यू के लिए कोशिश करना है और परमिशन मिली है क्या। तो मैं हमारे डीजी थे उनके पास गया, मैंने उन डीजी से कहा, खान, अब उनकी डेथ हो गई, खान साहब थे। तो मैंने खान साहब से पूछा, मैंने कहा सर मुझे पता चला कि मोदी जी के इंटरव्यू के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने अनमने मन से कहा हाँ 1-2 लोगों ने कोशिश कर रहे हैं अपनी, मिल जाएगा तो देखते हैं। तो मैंने कहा सर मैं कोशिश करूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है करो। तो उन्होंने ऐसे, तो उसके पीछे मुझे लगता है उन्होंने ऐसे कहा होगा, उनको पता होगा लगा होगा नहीं मिलेगा, होगा थोड़ी। तो उसके बाद फिर मैंने संपर्क किया मोदी जी के ऑफिस से, मैंने फिर संपर्क करा तो मुझसे कहा गया कि भाई आप एक रिटर्न में दूरदर्शन की ओर से रिक्वेस्ट भेज दीजिए। अच्छा। तो हमारी जो डायरेक्टर थी, मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि मैम एक चिट्ठी ऐसे ऐसे चाहिए, मेरी उनके ऑफिस में बात हुई है मोदी जी के ऑफिस में। तो उन्होंने बोला चिट्ठी तो नहीं मिलेगी, चिट्ठी हम नहीं देंगे, लेटर हम नहीं देंगे, आप खुद कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेटर हम नहीं देंगे। तो ये पहला वाकया था जिससे लगा कि हाँ रिजेक्शन है, कि भाई चिट्ठी नहीं देंगे, आप वर्बली आप बात करते रहो। फिर मैंने वर्बली बात की, गुजरात में अपने मित्रों से भी बात करी और मैंने संदेश पहुंचाया
मोदी जी तक कि भाई मुझे इंटरव्यू करना है। अब देखिए, एक मोदी जी की शार्पनेस का मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ। उस व्यक्ति की सोच जो उनकी शार्पनेस देखिए, उनको उस वक्त भी पता था कि दूरदर्शन की कीमत क्या है, दूरदर्शन डीडी नेशनल की कीमत क्या है और ऑल इंडिया रेडियो की कीमत क्या है। इसीलिए मैंने कहा ऑल इंडिया रेडियो में प्रधानमंत्री बनते उन्होंने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि ये कितना पावरफुल मीडियम है और इसको कैसे कचरा बना के सरकार ने रखा है। तो मेरे से पहला सवाल हुआ कि क्या ये इंटरव्यू डीडी नेशनल पर जाएगा। अच्छा, अब डीडी नेशनल का मतलब ये है कि आप टारगेट कर रहे हो कि देश के कोने में कोई गरीब आदमी के पास दूर की, जहां पर कोई चैनल नहीं है, कोई केबल नहीं है, लोग टीवी चलाते हैं, अपने एंटीने से टीवी देख लेते हैं, वो वहां तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनको दूरदर्शन एक मंच दिखा। तो मैंने कहा सर मैं प्रयास करूंगा, लेकिन डीडी न्यूज पे तो जाएगा, और डीडी न्यूज का भी रीच और नेटवर्क वैसा ही है। अचानक से मुझे उसके इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। अब जब कॉल आ गया तो मैंने अपनी टीम को बोला और फटाफट हम लोग पहुंचे वहाँ पर। जब पहुंचे तो इंटरव्यू, खैर हमको आधा घंटा दिया था इंटरव्यू, आधे घंटे का समय था, लेकिन वो 1 घंटा करीब पूरा इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू होने के बाद मैंने वहीं से वो टेप वेब सब मैंने तुरंत फीड कर दी। अब जैसे ही मैंने फीड कर दी उसके बाद से मतलब कोई भी चैनल होता तो उसको तुरंत एयर कर देता, प्रोमो चलाता। लेकिन क्या हुआ, मुझसे भी मैंने जब भेज दिया तो मुझे लगा कि शाम तक इंटरव्यू चल जाएगा। मैंने फिर उसके बाद दोपहर तक देखा कोई प्रोमो नहीं चला, कुछ नहीं चला। तो उसके बाद मैंने फिर कॉल करके पूछा भाई क्या हुआ, बोले नहीं अभी उस पर डिसीजन होगा। तो मैंने कहा फिर मैं तब तक दिल्ली आ गया। तो उस दिन नहीं चला इंटरव्यू। मुझे फिर हमारे जो सेकंड बॉस थे, डीजी के नीचे एडीजी थे, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने बोला सर इंटरव्यू चला नहीं कल। बोले तुम ऑफिस आ जाओ, तुमसे बात करेंगे। अच्छा, तो मैं बोला ठीक है। मैंने कहा मैं ऑफिस पहुंच गया। तो ऑफिस में पहुंचा, संडे का दिन था शायद उस दिन। मैं ऑफिस पहुंचा और मैंने कहा बताइए। तो मुझे उन्होंने फ़ोन करके कहा, जो एडीजी थे, कि अशोक शायद ये इंटरव्यू जाएगा नहीं। मैं मतलब मेरे पसीना पसीना, आप सोचिए कि मतलब इतना बड़ा इंटरव्यू और बहुत बड़ा मोमेंट है, बड़ा आपके एक पत्रकार की जिंदगी का इतना बड़ा मोमेंट कह रहे इंटरव्यू जाएगा नहीं। मैंने कहा क्या हुआ सर? तो उन्होंने बोला कि जो खान साहब हैं उन्होंने मना किया है, उन्होंने कहा इंटरव्यू टेलीकास्ट होने लायक नहीं है। अच्छा, तो क्यों टेलीकास्ट होने लायक नहीं? ये मुझे नहीं मालूम क्यों। अच्छा, तो ये इंटरव्यू टेलीकास्ट होने लायक नहीं। मैंने कहा टेलीकास्ट होने लायक नहीं है। फिर मुझे पता चला, मुझे एक और आदेश आता है। जिस रूम में मैं बैठा था उस रूम से थोड़ा सा आगे हमारी एडिटिंग सूट था, जहां पर ही एडिटिंग हो रही थी। तो मैंने कहा सर मैं एक बार देखना चाहता हूं। तो मुझे कहा गया कि जहां एडिटिंग हो रही है यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। आप वहां जा नहीं सकते जहां एडिटिंग हो रही है। अब मुझे और झटका लगा। मैंने कहा ऐसा क्या? ये होता है रियल फांसीवाद जिसे कहते हैं। ये तानाशाही होती है कि आपका इंटरव्यू जाएगा नहीं, आप वहां नहीं जा सकते, जो इंटरव्यू करके उसको आप देख नहीं सकते। तो फिर जो है ये सब कुछ चल रहा था। तो मुझे लगा यार ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। तो मुझे रियली उस दिन सचमुच जो रियल फासिज्म होता है मुझे जो है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद मुझे बोला कि डीजी सर ने बुलाया। तो मैं गया उनके रूम में, मैंने दरवाज़ा खोला। तो बोले तुमने दंगों का सवाल क्यों नहीं पूछा, गुजरात दंगों का। अब इसको लेकर मुझे जब मैं इंटरव्यू करने जा रहा था तब भी मुझे कहा गया था गुजरात दंगों का सवाल जरूर पूछना। मुझे 1-2 सवाल दंगों के दिए गए थे, लेकिन मैंने दंगों पर कोई सवाल नहीं पूछा। उसका एक बड़ा स्पष्ट रीज़न था। एक रीज़न ये था, दंगों पर नरेंद्र मोदी से 50 सवाल हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दंगों पर एज ए जर्नलिस्ट मुझे लग रहा था मुझे जितना समय मिला उसमें मैं कुछ नया पूछूं, नवीनता इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज जो एक ब्रेकिंग न्यूज बने, खबर बने। तो मैं वो सोच कर गया था। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं दंगों का तो मैंने कहा सर उसमें कुछ था नहीं। तो बोले नहीं वो तो आउटगोइंग प्रोसेस है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया, लेकिन अभी तो रिव्यू पिटीशन लग सकती है, अभी तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा सर रिव्यू पिटीशन, मैं हैरान। मैंने कहा तो मैंने बोला सर क्या करना क्या इंटरव्यू का? तो बोले नहीं इंटरव्यू का तुमने अच्छे सवाल नहीं पूछे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं नीचे आ गया और सच बात तो है उसके बाद मैंने जैसा अपनी कहानी में भी लिखा है, जी मैं उसके बाद नीचे आया, अपने ऑफिस से निकला, बहुत भारी मन था। मतलब जिंदगी में मुझे लग रहा था इससे बड़ा सदमा नहीं लग सकता। आपने उस समय जो किया ना, मैं उससे आपका फैन बन गया। अब आप बताइए आपने फिर किया क्या?
नहीं तो आप करेंगे क्या? देखिए, जब आपके सामने कोई रास्ता नहीं होता जी जी, और जब आपको लगता है कि अब आप बिल्कुल फंस गए हैं, और दूसरी बात यह है, अगर तानाशाही है हाँ, तो क्या हम तानाशाही को स्वीकार कर लें? बिल्कुल नहीं कर, क्या हमको तानाशाही के, मुझे अभी भी लोग बोलते हैं, मैं कई बार अंदर से मुझे लोग बोलते हैं मैं बागी हो जाता हूं, तो एक जर्नलिस्ट और एक वो तो हमारी जी जी, वो है ना। तो जब मैं गाड़ी से उतर के मैं अपने गाड़ी लेकर चला गया, एक जगह मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी में चुपचाप बैठा, मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं। मतलब अंदर से मैं शायद उस दिन मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं शायद रोया भी कुछ समय के लिए कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ बहुत है। बड़ा मोमेंट है आपकी तो लाइफ का। मुझे लगा कि मतलब, और मुझे क्या हुआ उस समय, मेरे पास बार बार नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से उनके ओएसडी फोन कर रहे थे। अच्छा, वो पूछ रहे थे इंटरव्यू कब जा रहा है, ठीक है ना। अब मैं उनको क्या जवाब दूं और मैं दुनिया को क्या जवाब दूं और मेरी अपनी क्या रहेगी एक पत्रकार के रूप में। तो ये सब सोचते सोचते मेरे मन में अचानक मुझे ध्यान आया, मुझे लगा नहीं इसके खिलाफ रिवोल्ट करना चाहिए। अब मैंने कहा रिवोल्ट मैं कैसे करूं? तो एक सोशल मीडिया हैंडल हैं और वो मीडिया न्यूज रूम की जो है इनसाइड ट्वीट करते थे, उनका अच्छा खासा हैंडल चल रहा था। अब तो वो हैंडल नहीं है उस हिसाब से, तो वो मुझे डीएम करते थे अक्सर, मतलब कुछ भी न्यूज रूम के बारे में। तो मैंने उनको डीएम किया, मैंने कहा मेरे पास एक खबर है, क्या आप चलाएंगे? मैंने कहा, उन्होंने पूछा क्या? मैंने बोला मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया और वो डीडी पर टेलीकास्ट करने से रोक दिया गया। तो वहां से व्हाट शॉकिंग, मतलब मोदी का इंटरव्यू जो दुनिया करना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है, आप कह रहे हो जाएगा नहीं? तो उन्होंने कहा कि पूरा डिटेल भेजो। मैंने डिटेल भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अभी ट्वीट कर रहा हूं, लेकिन आप रीट्वीट मत करना वरना आप फंस जाओगे, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने दे दिया। और क्या हुआ कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। जैसे उन्होंने ट्वीट किया, जंगल में आग जैसा आधे घंटे में वो वायरल, भयंकर वायरल। हम लोग सब तक आ गई थी ये बात कि भाई भयंकर वायरल क्या हो गया। तो जैसे ही वो वायरल हुआ, उसके बाद मेरे पास पहला फोन जो आता है वो अभी जो जवाहर सरकार हैं, जो सीईओ हैं, क्योंकि वो भी उस समय गेम खेल रहे थे एज ए ब्यूरोक्रेट। उनको समझ आ रहा था जवाहर सरकार को कि अब सरकार जो है बदल रही, और वो अंबिका सोनी के एंटी थे उस वक्त। अंबिका सोनी वगैरह जो है, अंबिका सोनी उस वक्त नहीं, अंबिका सोनी नहीं, उस आनंद वक्त शर्मा थे, आनंद शर्मा थे, हाँ हाँ आनंद शर्मा थे, सॉरी, अंबिका सोनी के वो मनीष शर्मा के एंटी थे, आई एम सॉरी। वो मनीष जो नहीं, मनीष तिवारी आईएनबी मिनिस्टर, मनीष तिवारी के एंटी थे, और उनके बीच एकदम ऐसे थे। वो मनीष तिवारी को कैसे डाउन करना है, कैसे करना है, वो सब करते रहते थे। तो जवाहर सरकार को उसमें लगा कि ये मेरे राजनीति करने का वक्त है। उनके ऑफिस से मेरे पास फोन आया कि अरे तुमने इंटरव्यू किया, तुमने बताया नहीं। अब बताया नहीं मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सीईओ को पता ना हो इंटरव्यू मैंने किया? तो मैंने बोला जी वो तो इंटरव्यू मैंने करा था और वो इंटरव्यू जा नहीं रहा है। बोले अच्छा हम बात करते हैं वो करके। तो उन्होंने जो है कहा कि हम देखेंगे। उसके बाद मेरे पास कॉल आता है डीजी ऑफिस से, ये मीडिया वॉचर कौन है जिसने ट्वीट किया था? मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम। तो फिर वहां से फोन रख दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद तब तक जो है, अब बात जब हो गई तो फिर मजबूरी थी, अब तो आप नहीं करेंगे तो आपको जूते पड़ने ही पड़ने हैं। तो फिर उसको इंटरव्यू को जो है ये हुआ कि इंटरव्यू चलाया जाएगा। फिर मेरे पास दोबारा एडीजी, जिन्होंने मुझे, जो मेरे साथ में थे, जो मेरे सपोर्ट में थे, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अशोक बवाल हो गया बड़ा, और इंटरव्यू आपने कहा नहीं हमारा पुराना काम है ये करना। तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू तो जाएगा, अभी एडिट हो रहा है, एडिट होगा। तो जैसे ही वो पता चला मुझे इंटरव्यू जा रहा है तो मुझे थोड़ा लगे, लेकिन इंटरव्यू को काट छाट करके 55-56 मिनट का इंटरव्यू उसको 25-26 मिनट का कर दिया गया। काफी काट दिया था बहुत, मतलब बुरी तरह से। और उसमें से वो हिस्से काटे गए थे जो हिस्से मतलब वायरल कंटेंट के थे, और जो न्यूज वर्दी थे, जो प्रियंका गांधी से जुड़े थे, जो अहमद पटेल से जुड़े थे, वो हिस्से काट दिए गए, इंपॉर्टेंट हिस्से काट दिए गए उसके। तो वो एडिट करके तो फिर मुझे कहा, तो मैंने प्रोमो, फिर उसके बाद बोले थोड़ी देर में प्रोमो चल जाएगा। तो मैंने फिर सीईओ ऑफिस को मैंने जवाहर सरकार को एक बार मैंने थैंक्स कर दिया कि हाँ जी इंटरव्यू जा रहा है, थैंक यू। तो उसके बाद वो इंटरव्यू, तो फिर मैंने उनके ओएसडी को, मोदी जी के ओएसडी को भी बता दिया कि इंटरव्यू टेलीकास्ट होने वाला है, इतने बजे टेलीकास्ट होगा। तो ये सब मैंने कर दिया। फिर क्या हुआ कि वो इंटरव्यू जब टेलीकास्ट हुआ तो उस दिन तो फिर बवाल हो गया, क्योंकि दूरदर्शन पर गया। और अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोल दूँ, जी, इससे, क्योंकि ये इंटरव्यू जाए,
इस इंटरव्यू से पहले हम लोग राहुल गांधी का इंटरव्यू भी ट्राई कर रहे थे। अच्छा। दूरदर्शन ट्राई कर रहा था। इनफैक्ट ये बात है अप्रैल की, जब मोदी जी का इंटरव्यू हुआ। वो एक और इंटरव्यू भी तो दे के बैठे हुए थे तब। हाँ, वो ये अप्रैल की बात थी। हाँ। लेकिन जनवरी से राहुल गांधी के इंटरव्यू के लिए कोशिश की जा रही थी। अच्छा। और उसके लिए मुझे ही कहा गया था कि मैं इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लूं। ओके। राहुल गांधी का इंटरव्यू करने के लिए जनवरी की बात है। तो राहुल गांधी का जनवरी 2014, तो राहुल गांधी के इंटरव्यू के लिए मैं तैयारी करके बैठा था। और मैंने खुद राहुल गांधी के ऑफिस में, उस वक्त शायद कनिष्क थे राहुल गांधी का पीआर देखते थे, मैंने खुद कनिष्क को कई मैसेज किए थे, मैंने खुद कई एसएमएस मेल डाले थे। तो एक बार की ये भी हुआ, मुझे ये कहा गया कि भाई नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हम इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि राहुल गांधी ने इंटरव्यू नहीं दिया। तब मैंने कहा राहुल गांधी के ऑफिस में मैं 7-8 बार मेल भेज चुका हूं, मैं मैसेज कर चुका हूं। अगर राहुल गांधी इंटरव्यू नहीं देंगे तो क्या हम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं करेंगे? ये कहाँ की बात हुई? हमने तो राहुल गांधी को रोका नहीं, हम तो कह रहे हैं 2 इंटरव्यू। लेकिन राहुल गांधी का, क्योंकि अर्नब गोस्वामी वाला गुफ अप हो चुका था, इसलिए अर्नब गोस्वामी उनकी अच्छे से धुलाई हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने राहुल गांधी की टीम ने तय किया था कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। ठीक है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं ना। हाँ, आपको देने के बजाय वो चले गए, वो चले गए वहां पे। कहते हैं ना, मगरमच्छ के मुंह, हाँ, वो शेर के मुंह में जाके उन्होंने अपना सर दे दिया।